फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुपर 4 के मुकाबले जो है वो आज से शुरू हो जाएंगे, मगर जो आखिरी लीग मैच था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हुआ। टीम इंडिया वर्सेस ओमान का ये मुकाबला था जिसमें पेंडुलम कभी इस तरफ कभी उस तरफ और लगा कि भाई कोई उलटफेरी ना हो जाए, मगर आखिरकार ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इंडियन टीम ने ये मुकाबला जीता। कुछ कमियाँ जो हैं वो सामने आई हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो प्रॉबेबली उसका नतीजा है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ एक आधी चीज़ें कंसर्निंग ज़रूर हैं। इस मैच के हाईलाइट्स के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से ये मुकाबला चला, क्या कुछ इसके अंदर पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव निकल के आया, और साथ में सुपर 4 के पहले मुकाबले पर भी जो है वो चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो टीम इंडिया के साथ करते हैं। दिखाते हैं पहले इस मुकाबले में मोटा मोटा हुआ क्या, किस तरीके से ये मुकाबला चला, उसका नतीजा क्या निकला। भारत ने जीत से खत्म किया ग्रुप स्टेज का सफर। टीम इंडिया ने ओमान को 21 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी की टीम इंडिया ने 188 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। ओमान ने अच्छी लड़ाई लड़ते हुए 167 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर तक मुकाबला चला गया और आखिरी ओवर में ओमान को 34 रन चाहिए थे जो उनसे नहीं बन पाए। एक्सपेक्टेड नहीं था कि टीम इंडिया इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई ओमान के खिलाफ नजर आएगी और ओमान की टीम जो है वो इस तरीके से सरप्राइज कर देगी। मगर ये है कि भाई होता क्या है ना कि जिस टीम में जीत की भूख ज़्यादा होती है, कुछ कर गुजरने की भूख ज़्यादा होती है। इस मुकाबले के अंदर ओमान के अंदर कुछ कर गुजरने की भूख ज़्यादा थी। वो हमेशा आपको सरप्राइज करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उनको अगर आप एक मौका दोगे तो वो उसको माइल बना सकते हैं। ठीक है, भला हो वहाँ पर एक कैच का जो जिसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे, हार्दिक पांड्या की कैच आगे जिक्र करेंगे, सुपर कैच थी जिसके बाद मैच का पासा पलट गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर भी टीम इंडिया ने ये मैच 21 रनों से अपने नाम किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा। अंकिता, आपने तो पूरा देखा भी, मैं तो बीच बीच में अंश देखे, मगर आपने पूरा मुकाबला देखा। बड़ा अच्छा खेली ओमान की टीम। इंडियन टीम ने भी अच्छा खेला, कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्रॉबेबली किए थे और आउट ऑफ कंट्रोल ना कभी भी हमको लग रहा था कि मैच जा रहा है। हाँ। मगर कैप्टन सूर्य कुमार यादव को देख के कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुद कुछ बौखला रहे हैं या फिर वो पैनिक कर रहे हैं। उन्होंने वो पैनिक बटन कभी नहीं दबाया। बिल्कुल, और बाकी प्लेयर्स पर भी वो प्रेशर जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अगर उलट फेर हो जाता तो आपकी जो कहते हैं ना कि एक तरीके से जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी भारतीय टीम की, हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई जैसे हमने यूए को हराया था, जैसे हमने पाकिस्तान को हराया था, वैसा ही क्या मुकाबला ओमान के बीच में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें, एक अच्छा रोमांचक हर कोई चाह रहा था कि मुकाबला यहाँ पर देखने को मिले। और जब छोटी टीमें होती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है कि हम जो है वो डटकर मुकाबला करने की मादा जो रखते हैं वो ओमान की टीम में नजर आया, जो कि अच्छी बात है कि अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर भी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो हमने देखा है कि उनके कोचेस में भी नजर आते हैं, उनके भी चेहरे पे स्माइल थी। और एक टफ फाइट जब आप बड़े टीम के साथ देते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो ओमान की टीम ने ओवरऑल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और ये लग रहा था कि ये टीम जो है वो जीत भले नहीं पाएगी, लेकिन योद्धा की तरह जिस तरीके से मैदान पर डटी रही, जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर हमने देखा है, और मतलब ये लग रहा था कि यार 11 बजे या 10:30 बजे तक ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन 12 बजे तक पूरा मैच पूरे ओवर जो है वहां पर नेपाल की माफ कीजिएगा ओमान की टीम ने यहाँ पर बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि वो अगर भूख आप में है, भले ही आप 2 मैच पहले हार चुके हैं, लेकिन ये मैच जो था भारत के साथ एक रोमांचक मुकाबला, एक बढ़िया फाइट यहाँ पर ओमान की टीम ने भारतीय टीम को दी है और कोई प्रेशर वहां पर नजर नहीं आ रहा था। और यहाँ तक कि सूर्या ने भी यहाँ पर तारीफ की है। बिल्कुल जी, अब सूर्या की तारीफ पहले बता देते हैं, फिर सूर्या की बुराई क्यों हो रही है उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे टीम इंडिया ने जैसे हमने आपको बताया बॉल पे लिख के जीत की हैट्रिक तो लगा ही दी है, मतलब कि लीग स्टेज के अपने तीनों मुकाबले जीत लिए। अब नेक्स्ट मुकाबला उनका जो है पाकिस्तान से डेट टू टुमारो। ठीक है, तो वो मुकाबला भी जो है वो रविवार को है, सुपर संडे के दिन। चलिए जी, सूर्य कुमार यादव ने ओमान के बारे में क्या कहा फटाफट से आपको दिखाते हैं क्या उनका रिएक्शन था। मुझे लगता है कि ओमान ने अविश्वसनीय क्रिकेट खेला है। मैं उनके कोच को जानता हूं, मुझे पता है कि वो कुछ तो करेंगे। ये गजब था, मुझे उनकी बैटिंग देखकर वाकई मजा आया।
बिल्कुल जी, मजा आया। सूर्य कुमार यादव को तो मजा आया, मगर इंडियन फैंस की धड़कनें एक बार तेज हो गई थी। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी पावर प्ले में, जिस तरीके से रन बटोरे थे, लग रहा था कुछ भी इस मुकाबले में हो सकता है। एक बल्लेबाज और टिक जाता, एक वो सुपर कैच ना होता या एक उनके पास फिनिशर होता तो काम खत्म हो गया था। चलिए जी, मगर फिर भी इंडियन टीम ने अंडर कंट्रोल सब कुछ किया है। अब बड़ी बात ये हुई है इस मुकाबले में एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि सूर्य कुमार यादव 11वें नंबर पर चले गए। वो बल्लेबाजी करने आए ही नहीं। अगर एक विकेट और गिरता तो वो 11वें नंबर के बल्लेबाज के तौर पर आते, कभी नंबर 5-6 से नीचे वो खेले नहीं, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल। अब ये उन्होंने किया। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपको उल्टा पड़ सकता था, रन उतने नहीं बन रहे थे। आप एक ऑलमोस्ट टीम के बेस्ट बैटर हो T20 आई के अंदर, अगर रन उतने नहीं बन रहे थे तो आपको ऊपर आना चाहिए था। दूसरा, जो फैंस आते हैं ना, जो टिकट खरीद के आते हैं, जो मैच देखते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट में बड़ी उम्मीदें लगा के आते हैं, वो चाहते हैं कि आपको बल्लेबाजी करते हुए देखें। वो ये नहीं चाहते कि भाई आपको जो है 11वें नंबर पर ये ना बैटिंग करते हुए देखें। ये चीज़ जो है ना, थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो खल गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब सूर्य कुमार यादव हमें लगा था कि यहाँ से एक अच्छी खासी बल्लेबाजी वो करेंगे, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो बल्लेबाजी में, जो हमने देखा था कि अभी तक वो नज़ारा पेश नहीं किया था, तो ये लग रहा था कि ओमान के मैच में अगर यहाँ पर भारतीय टीम सबसे पहले बल्लेबाजी करती है तो एक बड़ा स्कोर बनाएगी। हर एक प्लेयर का एक कहते हैं ना कि आउटकम भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने संजू का देखा, जैसे हमने बाकी प्लेयर्स का देखा। तिलक वर्मा जो है वो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए, तो आपको बल्लेबाजी करने आनी चाहिए थी। आपको ये नहीं दिखाना था कि भाई हम बाकी प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। आपको जो है वो ये दिखाना था कि भाई इस मैच में, टफ मुकाबले में जो है वो कितने फैंस हैं जो आते हैं कि भाई आप बल्लेबाजी किस तरीके से करते हैं, और एक अच्छा खासा स्कोर भारतीय टीम वहां पर लगा सकती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वहां पर भारतीय टीम के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ से सूर्य कुमार यादव का जो भी गेम रहा हो, जो भी माइंडसेट रहा हो, और अच्छी बात है कि आप जीत गए। अदरवाइज अगर यहाँ से वो कैच, तो यही सवाल होता, बिल्कुल यही सवाल बहुत बड़ा होता कि बल्लेबाजी करने उतरे क्यों नहीं, हल्के में ले कैसे लिया। और इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले, पाकिस्तान के मैच से पहले अगर आपको इस तरीके का झटका लगता तो वो और प्रेशर जो है ना वो क्रिएट करता। मगर वही है कि नतीजे से ना चीजें डिसाइड होती हैं। नतीजा पक्ष में आया तो उसका उतना हो हल्ला नहीं मच रहा, नहीं तो वाकई ये बवाल का कारण बन जाता। चलिए जी, वैसे सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन हमेशा लकी रहे, जैसे हमने आपको हमेशा बताते रहे। कोई भी बायलैटरल सीरीज उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया हारी नहीं, ठीक है। और ये पहला मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो वो खेल रहे हैं जिसमें जीत की हैट्रिक जो है इंडियन टीम यहां पर लगा चुकी है। चलिए जी, मैच पलटा का अब टर्निंग पॉइंट क्या रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट हार्दिक पांड्या का कैच रहा। बिल्कुल। कौन सा कैच था, कब हुआ, ये बताता हूं। 16वें ओवर तक ओमान का सिर्फ एक विकेट गिरा था और क्रूज मोड में नजर आ रही थी टीम। लग रहा था कि भाई बना ही डालेगी, ठीक है, ये लक्ष्य हासिल ही कर लेगी। 17वें ओवर में जो है हार्दिक ने एक कैच लपका और आमिर कलीम, जिन्होंने इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए, पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं जो ओमान से खेलते हैं और उम्र लगभग 43 साल है। 64 रन बनाकर वो कैच आउट हुए। उनका एक बेहद बढ़िया कैच जो है ना, बहुत अच्छा कैच हार्दिक पांड्या ने लपका और इस कैच ने मैच पलट दिया। उसके बाद जो है ना, इंडियन बॉलर्स ने आखिरी ओवर में शिकंजा कस लिया। आखिरी ओवर तक फिर 34 रन चाहिए थे, जहां पर वो नहीं बने। डेथ ओवर्स में जो है ना फिर वो शिकंजा कसा गया। नहीं तो अगर आमिर कलीम होते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता। बड़ा एक्सपीरियंस बैटर हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, कराची में पले बड़े हैं और 2022 से टीम से निकाल दिया गया था, मतलब ड्रॉप हो गए थे। उसके बाद वो कोचिंग भी करने लगे थे, ठीक है। अच्छा खासा क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं। फिर बाद में एज ए ओपनर जोड़ा गया टीम के साथ, तो फिर अच्छा प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। आमिर कलीम का वो कैच, उसने ये मैच जो है वो टीम इंडिया की लाज बचा ली, नहीं तो मामला जो है फंस सकता था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डेथ ओवर्स में आपको पता है कि या फिर तेज गेंदबाजी होती है या फिर आपके विकेट्स गिरते हैं। इनमें से दो सी चीज़ें होती हैं कि या फिर आप अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लें या फिर आप विकेट गंवा कर चले जाएं। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने किया, वो कैच अगर मिस होता तो वो 6 जाता, बाउंड्री जाती और वहाँ से कुछ भी हो सकता था। और हमने देखा भी है कि मैच जो है वो लास्ट ओवर तक अगर जाता है, अगर एक बॉल रहती तब भी मैच का रुख जो है वो कुछ भी हो सकता है, मैच का जो रिजल्ट है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके का कैच, एक टफ कैच था यहाँ पर हार्दिक पांड्या के लिए, लेकिन वो कैच मिस नहीं किया हार्दिक पांड्या। अदरवाइज वो कैच मिस हो जाता तो फिर आपको पता है कि एक उलटफेर के लिए भारतीय टीम और खासकर ओमान जैसी टीम अगर आपको हरा देती है तो फिर आपकी भी बातें, आपका कंपैरिजन भी पाकिस्तान से होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हालांकि भले ही भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ जो है वो ओमान की करनी पड़ती है। जिस तरीके से यहाँ पर कलीम की बात हो या फिर जतिंदर की बात हो जो कैप्टन है इस टीम के, या फिर मिर्जा की बात हो, हर किसी ने, टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने कमाल की बल्लेबाजी की। और लास्ट मोमेंट तक अगर आप लड़ते हैं ना तो ये दर्शाता है कि आप में वो जील नजर आ रही है, आप में वो कैलिबर है। अगर आप में
भारतीय टीम को एक हराने का आपने निर्णय लिया है। अगर आप मैदान पर उतरे तो आप में बहुत बड़ी काबिलियत है और बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी यहाँ पर ओमान की टीम की काफी अच्छी नजर आई। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर था और वो कैच बहुत ही डिफिकल्ट कैच था, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक टफ मुकाबले में उनकी गेंदबाजी भी अच्छी होती है, उनकी फील्डिंग भी अच्छी होती है और जब बल्लेबाजी की बात आती है वहां पर भी वो कमाल करते हैं। बिल्कुल जी, कमाल करते हैं। ऑलराउंडर की खासियत यही होती है और यही ना कई बार ना एक्सपीरियंस टीम के पास ना यही कुछ चीजें होती हैं जो वो एक बुरे दिन पर ना जो उनको लिफ्ट कर देती हैं, जो उनका लाज बचा लेती हैं। वो ये कैच था जो हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर लपका। चलिए जी, अब इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो संजू सैमसन रहे। प्लेयर ऑफ द मैच तो उनको चुना गया, मगर हाँ भाई खिंचाई भी थोड़ी सी हो रही है क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करके ओमान ने दिखा दिया भाई पिच इतनी भी मुश्किल नहीं थी। हालांकि यूएई में होता क्या है कि जब टेम्परेचर गिरता है ना, रात को थोड़ा सा पारा गिरता है तो फिर बल्लेबाजी करना अंडर लाइट्स आसान हो जाता है। ये देखा गया है चेस करते हुए। मगर चलिए जी, कोई बात नहीं। संजू सैमसन के बारे में बताते हैं क्यों उनकी थोड़ी सी खिंचाई हो रही है या क्यों टॉक ऑफ द टाउन वो बने हुए हैं। अच्छी बात तो ये कि उनको नंबर 3 पर मौका दिया गया क्योंकि उनसे ओपनिंग स्लॉट से उनको हटाया गया था। ये एक मौका था कि भाई ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका दे दें, प्लस कुछ मैच टाइम भी मिल जाए। पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है सीधा बल्लेबाजी आए तो ऐसा ना हो कि आपने बल्लेबाजी ही नहीं की हुई। तो संजू सैमसन ने 45 गेंद पर 56 रनों की पारी खेली। अर्धशतक लगाने के लिए 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ये संजू के T20I करियर का सबसे धीमा अर्धशतक जो है ना वो यहाँ पर साबित हुआ। पारी में संजू सैमसन ने 18 गेंदें डॉट बॉल खेल दी, जो कि T20 के हिसाब से अच्छा खासा डॉट बॉल्स हैं। मतलब 3 ओवर आपने जो है वो रन ही नहीं बनाए। संजू को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का बाद में खिताब। और मगर ये कि जो सबसे धीमा अर्धशतक है, देखिए हालांकि मायने नहीं रखता, जीत के बाद ना मायने नहीं रखता। अब विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप आपने जीता 2024 का, उसके फाइनल के अंदर अपने करियर का सबसे धीमा अर्धशतक बनाया था। कौन याद रखता है उसको? और उसका क्या वैल्यू है? उल्टा उन रनों की वैल्यू ये है कि भाई उसने टीम को जिताया। ठीक है, अगर नतीजा पक्ष में नहीं आता तो उल्टी कहानी होती। मगर यहां पर भी संजू सैमसन का ये अर्धशतक टीम को जरूर जिता गया। मगर ये कि हाँ, अनलाइक संजू की पारी थी और कुछ कंसर्न्स तो हैं। देखिए, चाहे पिच जैसी भी हो, विरोधी जो भी हो, आप एक नंबर 1 साइड हो, वर्ल्ड चैंपियन साइड हो, आपको तरीके ढूंढने आने चाहिए जहां पर आप 200 प्लस का स्कोर ऑन एन गिवन डे, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप लगा सको बोर्ड के ऊपर। 250 नहीं तो 200 तो लगा सको, वो स्किल है। और उस स्किल के लिए ना शायद मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना माइंडसेट का फर्क पड़ गया। आपने ओमान को ना वाकई में ना थोड़ा हल्के में ले लिया, बात और कुछ नहीं। बिल्कुल। और देखिए मतलब 188 मेरे हिसाब से आप इसे कम रन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी आपकी हुई, मतलब आप 2 ओवर में 6 रन पर आपके पहला विकेट आपका गिरा था, वो भी शुभमन गिल का। मतलब वो विकेट बिल्कुल भी आउट होने वाला नहीं था, उसको डिफेंड कर सकते थे यहाँ पर शुभमन गिल। लेकिन स्विंग और कहते हैं ना कि अगर हम स्पिनर्स की बात करें वो परख नहीं पाया। और अभी तक हमने देखा कि गिल की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। टोटल उनके 35 रन है। पहले मैच की बात करें तो 20 नाबाद थे, जो कि यूए के खिलाफ मैच था। दूसरे मैच की बात करें पाकिस्तान के खिलाफ 10 रन पर आउट हो गया और फिर 5 रन पर आउट हो गया आप ओमान के खिलाफ। यहाँ पर एक अच्छी खासी बल्लेबाजी करने का मौका आपके पास था। और जब आपको संजू की जगह लेकर आया जा रहा है, ओपनिंग स्लॉट आपको दिया जा रहा है, तो आप में कुछ ना कुछ काबिलियत होगी तभी आपको दिया जा रहा है। और संजू सैमसन जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें आप मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर वो नंबर 3 पर आया और वहाँ पर उन्होंने मैच को बनाया। अगर वहाँ से आउट वो हो जाते तो शायद ये मुकाबला जो है वो हाथ से भारतीय टीम का निकल जाता। हालांकि सुपर 4 के लिए टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन चीज़ें वही होती है कि अगर लास्ट मोमेंट में, लास्ट मैच में, लास्ट लीग स्टेज मैच में अगर आप जीत के साथ अंत करते तो फिर आपका कहते हैं ना कि आप और भी ज़्यादा प्रदर्शन करने के लिए आगे वाले मैच के लिए जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन ये मैच जो है वो ओमान के हिसाब से, ओमान के लिए जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग नहीं रहा था। और चैलेंजिंग इसलिए भी नहीं रहा था क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई ओमान की टीम छोटी टीम है, क्या भारतीय टीम के सामने टिक पाएगी, क्या यूएई को जैसा भारतीय टीम ने हराया था वैसा कुछ यहाँ पर प्रदर्शन करेगी। लेकिन यहाँ पर उलटफेर हुआ और उलटफेर यहाँ पर ओमान की टीम ने अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी से किया। जिस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर हुई और तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ओमान की टीम खेल रही थी। पावर प्ले की बात करें ओमान की तो मतलब 56 पर पहला उनका विकेट गिरा था और भारतीय टीम के 73 पर 3 विकेट गिर गए थे। तो ये दर्शाता है कि इनकी बल्लेबाजी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। और क्रिकेट है, जब मैदान पर आप होते हैं तो हार जीत लगी रहती है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर टफ फाइट ओमान की टीम ने भारतीय टीम को दी। बिल्कुल जी, एक टफ फाइट दी। वैसे सूर्य कुमार यादव ने 8 गेंदबाजों का जो है ना वो इस्तेमाल किया। और मतलब अगर आप अक्षर पटेल का 1 ओवर छोड़ दें तो बाकी सबकी पिटाई ही हुई है।
ठीक है, हार्दिक पांड्या ने चलो कसे हुए 4 ओवर फिर भी डाले। मतलब हाँ, 3 गेंदबाजों के तो 25 से ऊपर रन। बिल्कुल बिल्कुल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ठीक है, हार्दिक पांड्या 25 से ऊपर इन्होंने रन दे दिए। शिवम दुबे ने दे दिए 31 रन जी 3 ओवर के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है महंगा साबित हुआ ही है यहाँ पर मामला। चलिए जी, संजू सैमसन का दिखाते हैं भाई, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद क्या बोला, सफाई भी दे दी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर। मैदान पर थोड़ी गर्मी और नमी थी, पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं। हमारे पास एड्रियन जैसा अच्छा ट्रेनर है, काफ़ी समय हो गया था बैटिंग किए हुए, बीच में समय बिताना और योगदान देना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वाकई शानदार गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी की उसके लिए उन्हें श्रेय देना होगा। पावर प्ले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, गेंद को स्विंग भी कराया। इस फॉर्मेट में आपको आंख जमाने के लिए 2 गेंद लेनी ही पड़ती हैं और यही इसका तरीका है। देश के लिए कोई भी योगदान हो, आपको सकारात्मक चीज़ें लेनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, एक एक्सप्लेनेशन ही है ये, ठीक है, कि भाई मैंने क्यों ऐसी गेंद बल्लेबाजी की। चलिए जी, अब ये अर्धशतक जो है ना विनिंग कॉज में आया है, तो इसकी ज़्यादा बाल की खाल निकालना ठीक नहीं है। मगर ये कि हाँ, ये बात सच है कि भाई आपने चाहे केरल क्रिकेट लीग में जो भी किया हो, अगर आप इंटरनेशनल साइड में आए हो ना, आपको मैच टाइम नहीं मिला है तो फिर आपको थोड़े स्लगिश आप होते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको उस तरीके के गेंदबाज मिलते हैं जो थोड़े ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। आपको थोड़ा सा, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपको वो चाहिए होता है। और इसी नीयत से आपको ऊपर भेजा भी गया कि कल को जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अगर आपको फिनिशर की भूमिका निभानी है तो फिर आपको तेज़ी से खेलना, आप ऐसे नहीं खेल सकते जैसे आपने खेला। क्योंकि अगर आपको 5 या 6 पे जितेश की जगह खिलाया जा रहा है तो आपको तो 5 या 10 बॉल्स के अंदर 30, 25, कुक फायर 22 वो वाली पारियां चाहिए। अब खेलने के काबिल है वो, मगर अभी जो मैच की नीड थी उस हिसाब से किया है, तो ज़्यादा इसके अंदर हम नहीं बाल की खाल निकालते। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक रिकॉर्ड की जो अर्शदीप सिंह ने कायम किया। मैच में तो कुछ खास नहीं किया, मगर हाँ, रिकॉर्ड ज़रूर जो है उन्होंने कायम किया। अर्शदीप सिंह ने दिखाएं जी, मैच के आखिरी ओवर में ना 1 विकेट झटका, आखिरी ओवर में, ठीक है, और ये 1 विकेट लेकर अर्शदीप ने इतिहास रच दिया। भारत की ओर से 100 T20I विकेट लेने वाले वो पहले बॉलर बन गए। 3 साल के अंदर T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 100 शिकार जो है अपने पूरे कर लिए। 2022 में उन्होंने T20I डेब्यू किया था और 3 साल के अंदर ही 100 विकेट पूरे कर लिए, जो कोई भी अभी तक भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाया। और इंटरनेशनल लेवल पे भी फुल मेंबर्स टीम्स की बात करेंगे तो उनसे आगे राशिद खान और वनिंदु हसरंगा ही हैं बस। बिल्कुल, और ये लग रहा था स्टार्टिंग में जब उनकी पिटाई हुई और हमें भी लग रहा था कि भाई 99 जो है वो इनके विकेट हो चुके हैं, 1 विकेट की दरकार है, ये पूरा होना चाहिए क्योंकि आपको 2 मैच में मौका नहीं मिला और जब मौका मिला है तो उस मौके का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। और हालांकि आखिरी ओवर में मिला, लेकिन अंत भला तो सब भला। हर्षदीप के साथ जो है 1 विकेट मिलने के साथ उनके 100 विकेट पूरे हो गए और बहुत अच्छी बात है क्योंकि 3 साल के अंदर आप जो बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाए, मतलब हम बाकी प्लेयर्स की भी बात करेंगे, जो बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाए, जो दिग्गज प्लेयर नहीं कर पाए, वो आपने कर दिखाया। मतलब 100 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है T20 फॉर्मेट में भी, और खासकर 2022 में अगर आप डेब्यू करते हैं और 3 साल के अंदर आप इस तरीके का चमत्कार, इस तरीके का कारनामा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है वो आगे फ्यूचर के लिए जो है कंसीडर किए जाएंगे। जैसे हम जसप्रीत बुमराह की हमेशा बात करते हैं, वैसे कहीं ना कहीं अर्शदीप भी एक सीनियर टीम में अपनी जगह जो है वो बनाते नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी वो करते हैं। हालांकि कल के मैच में वो थोड़ी सी मतलब यहाँ पर सिर्फ अर्शदीप की बात नहीं होगी, बाकी प्लेयर्स भी अच्छा कुछ नहीं कर पाए, बाकी गेंदबाज भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो ओवरऑल जीत यहाँ पर भारतीय टीम की हुई और अच्छी है कि बात है कि अगर आप जीतते हैं तो आपकी बाकी जो बुराइयाँ होती, बाकी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। तो अर्शदीप का ये विकेट उनके लिए, उनके करियर का जो है वो सबसे अहम पल यहाँ पर इसलिए भी था क्योंकि उनके 100 T20 इंटरनेशनल विकेट भी पूरे हो गए। बिल्कुल जी, 100 विकेट उनके यहाँ पर पूरे हो गए और बस उम्मीद यही कि देखिए उनको भी आप ये देंगे ना, ये एक एडवांटेज तो देंगे या फिर एक क्वेश्चन तो देंगे कि भाई उन्होंने भी काफ़ी टाइम से मैच प्रैक्टिस नहीं की, मैच टाइम नहीं मिला। ठीक है, आप इंग्लैंड भी ले गए थे तो वहाँ भी नहीं खिलाया, अभी पहला मैच खिलाया, अब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके अंदर वो कर दें। हाँ, मगर ओमान की टीम के खिलाफ जिस तरीके की, जिस स्टैंडर्ड की गेंदबाजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, मगर चलिए ज़रूरी मैच टाइम जो है ना वो मिल गया, क्योंकि इससे ना आपको पता लगता है कि आपको कहाँ, किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब जसप्रीत बुमराह एक एंड पे ना हो तो चीज़ें ना थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही हैं, जबकि अर्शदीप सिंह संभाल लेते हैं। अर्शदीप सिंह जो है ना उस
वो एक मतलब बुमराह अगर नहीं होते हैं तो वही लीड आपके बॉलर होते हैं, मगर क्योंकि मैच टाइम उतना नहीं मिला है, थोड़ा सा अभी उस रिदम में नहीं है, वो रिदम जो है वो शायद जल्दी से वो पकड़ लें, यहाँ पर टप्पा वो पकड़ लें, यही हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सुपर 4 के मुकाबले जो है वो एशिया कप में शुरू हो रहे हैं, आज से शुरू हो रहे हैं। आज पहला मुकाबला जो है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में टक्कर होगी। दोनों टीमें ग्रुप बी से सुपर 4 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। श्रीलंका 3 मैचों में 3 जीत के साथ टॉप पर रही और ग्रुप स्टेज में श्रीलंका से हार चुकी है बांग्लादेश की टीम। श्रीलंका ने अपने तीनों मैचेस जीते थे, बांग्लादेश को भी उन्होंने हराया था। कुछ 14-15 ओवर के अंदर जो है ना वो श्रीलंका ने वो टारगेट चेस कर दिया था जो इन्होंने सेट किया था। यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला, एक सुपर 4 का बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के अंदर। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो एशिया कप की ट्रॉफीज उनके पास भी भारत के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम आती है और जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर रहा है विल्ला लागे की तारीफ करनी बनती है क्योंकि तो वापस आ गए। बिल्कुल वापस आ गए, उनके पिता का निधन हो गया और ये बहुत मतलब ऐसा पल होता है जो मतलब आपको असमंजस में भी ला सकता है कि भाई आप क्रिकेट खेलें कि अपने फैमिली को टाइम दें, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके का प्रदर्शन श्रीलंका की टीम ने किया, जिस तरीके की बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो और अपने तीनों लीग स्टेज मैच में जीत हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक टॉप कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश की टीम भी उलटफेर के लिए जानी जाती है। टॉप 2 टीमें अपने ग्रुप से ये दोनों टीमें हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज के मुकाबले में जीतेगा वही जो मैदान पर अच्छा क्रिकेट खेलेगा। बिल्कुल जी, बांग्लादेश को बदला लेना है और श्रीलंका को अपनी उस लय को बरकरार रखना है जो रिदम उन्होंने पकड़ा है। तीनों मुकाबले उन्होंने भी लीग स्टेज के यहाँ पर जीते हैं। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर भी क्या है ना, सुपर 4 के अंदर 4 टीमें, हर टीम दूसरी टीम से एक मैच खेलेगी। अगर एक मुकाबला, पहला मुकाबला आप हार भी जाते हो तो आप बाहर नहीं हो। यहां पर भी वही होगा कि जो टॉप सुपर 4 में जो टॉप की 2 टीमें होंगी वो आपस में फाइनल खेलेंगी और टॉप की 2 टीमों में लैंड अप करने के लिए या तो आपके पॉइंट्स का डिफरेंस हो या पॉइंट सेम है, तो फिर वो नेट रन रेट पे बात जो है आ सकती है। मगर यही है कि भाई आप उस रिस्क को कोई नहीं लेना चाहता, हर कोई अपनी जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहता है। हर मैच को बहुत इंपॉर्टेंट लो, हल्के में कोई मैच जो है वो यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि बाद में जो फिर बात अपने हाथ से जो है निकलते हुए समय नहीं लगता है। चलिए जी, इन सब मुकाबलों पर हमारी नजर रहेगी, इस सब मुकाबलों की आपसे बातचीत करते रहेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।